कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हम पूरा पढ़ चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद चैप्टर है मेरे प्यारे भाई। चलिए, और जैसा कंपाउंड इंटरेस्ट मैं पढ़ाता हूं, जिस ट्रिक जिन कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ाता हूं, भारत में कोई भी मास्टर हमारे टक्कर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ाता। ये मैं नहीं कहता, ये हमसे पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं। जो मैं बच्चों को सॉल्यूशन सिखाता हूं, जो ट्रिक सिखाता हूं, जो अप्रोच सिखाता हूं, वो सबसे जबरदस्त है। आदमी के सोचने का नजरिया बदल जाता है। जब से टीचर्स ने पेपर लेना शुरू किया था, ये क्लास नहीं चलेगी क्या शो? तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल जो है बहुत कैलकुलेटिव आने लगे हैं, बहुत कैलकुलेटिव। ठीक है ना, सवाल कर तो हर कोई लेता है, लेकिन कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन को जल्दी करने की अप्रोच भी सिखाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर में टोटल 3 शीट्स होंगी। इस चैप्टर में टोटल 3 शीट्स होंगी मेरे प्यारे भाई, और इन 3 शीट्स में मैं आपको 200 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। 200 से ज्यादा, जितना मैं सवाल करवाऊंगा केवल उतना काफी है। कौन से सौरभ भाई? ठीक है जी, आपको अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पहले ये जानते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट या हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज, देसी भाषा में इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है मेरे दोस्त, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमने आपको पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पे, केवल निवेशित राशि पर ब्याज मिलता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों जो ब्याज है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। हाँ जी अंकित, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, पहले परिभाषा समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में केवल मूलधन पे, प्रिंसिपल पे, निवेशित राशि पे ब्याज मिलता है, इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम हर साल जो ब्याज कमा रहे हैं उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में सीआई कहते हैं। सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। बात को सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैंने आपको परसेंटेज में बताया है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, निलेश क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। अगर किसी बच्चे ने सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज नहीं समझा है अच्छे से, वो सक्सेसिव नहीं जानता है, तो उसको ये चैप्टर कतई भी नहीं समझ में आने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है ही नहीं। एक चाप आज की क्लास में मैं केवल आपको 1.5 घंटा बेसिक ही समझाऊंगा, तो चुपचाप बैठे रहो और मेरी बात को सुनो। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट केवल सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को लगातार बढ़ाते चले जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। 2 बातें मैंने आपको बताई। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में केवल प्रिंसिपल पर, मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाती है। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक तरीका था मैंने 100 मान के सिखाया था, एक तरीका मेरे दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला, और एक तरीका मैंने आपको सिखाया था रेशियो मेथड। ये तीनों ही मेथड भी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेंगे। ये तीनों मेथड भी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेंगे। समझ में आया? क्लियर? ओके, चलिए दोस्तों, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। यहां बच्चों मैं लिख रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, सपोज आपने 100 रुपए एक बैंक में जमा किए। सपोज आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, 100 रुपए साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। सपोज आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा किए सिंपल इंटरेस्ट पे। ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम, 10% पर एनम ब्याज की दर है। सपोज आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा किए, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है साधारण ब्याज, और ब्याज की जो दर है वो 10% पर एनम है। ये मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो पहले साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। पहले साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर में। अब आप बताओ 100 रुपए का 10% कितना होता है? 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। तो पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा 110 रुपए। एक साल बाद 110 रुपए अमाउंट हो जाएगा। बोलो हाँ भाई। दूसरी साल में फिर आपको 10% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना? आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया था, तो इसी प्रिंसिपल पर, इसी 100 रुपए पर फिर से आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। सेकंड ईयर में फिर से आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 110 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 रुपए।
तीसरे साल में फिर से 10% ब्याज मिलेगा। 10% ब्याज किस पर मिलेगा बच्चों? प्रिंसिपल पर। आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया था, 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो तीसरे साल फिर से 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? अमाउंट हो जाएगा 130 रुपए। भाई चौथे साल में फिर से 10% ब्याज मिलेगा। ब्याज किस पे मिलेगा? प्रिंसिपल पे। आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया है, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। तो चौथे साल भी आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चे? अमाउंट हो जाएगा 140 रुपए। 4 साल बाद 140 रुपए अमाउंट हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है मेरे दोस्तों, वो हर साल बराबर बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। यही तो सिंपल इंटरेस्ट है, यही तो साधारण ब्याज है। मैंने एक एग्जांपल लिया मेरे दोस्तों कि आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा किए, ब्याज की जो दर है 10% पर एनम है। तो बताओ, आपको हर साल 10% ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का। 100 रुपए पे पहले साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा, अगले साल भी 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपए ब्याज मिलेगा, चौथे साल भी 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए 4 साल में कितने बन जाएंगे बेटे? 100 रुपए 4 साल में 140 बन जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो आप बताओ, आपको 4 साल में टोटल ब्याज कितना मिला? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? अगर 100 रुपए, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर 100 रुपए 140 बन गए तो आपको 4 साल में ब्याज कितना मिला? 40%। 100 रुपए 140 बन गए तो आपको 40 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए पर परसेंटेज में 40%, तो आपको 4 साल में ब्याज कितना मिला? 40% आपको सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो हर साल बराबर बराबर होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई प्रॉब्लम है क्या क्लास में? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं? बताओ, नो प्रॉब्लम। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो हर साल बराबर बराबर होता है, हर साल आपको प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ये जानिए मेरे दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ये जानिए मेरे प्यारे भाई, सभी लोग इस बात को जानेंगे। एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा। आप दूसरे बैंक में गए, दूसरे बैंक में आपने 100 रुपए जमा किए। कितने रुपए जमा किए? 100 रुपए जमा किए। दूसरा बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम। अब सुनते रहिएगा मेरे दोस्तों, आपने 100 रुपए जमा किए एक बैंक में, बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ब्याज की दर है 10% पर एनम, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। तो आप मुझे बताओ, पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10%। पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा बेटे? 10%। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो पहले साल आपको 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। 100 प्लस 10, 110 रुपए मेरे दोस्तों आपका अमाउंट हो जाएगा। 110 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि पहली साइकिल में, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। यहां तक कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं। यहां तक कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं। यानी कि पहले साल में, पहली साइकिल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, ब्याज की दर है 10%, तो पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा? पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए। ये एक साल बाद अमाउंट है, ये एक साल बाद अमाउंट है। A1 इसको बोलते हैं, एक साल बाद अमाउंट है। A1 मतलब एक साल के बाद अमाउंट है। जो एक साल के बाद अमाउंट है, जो एक साल के बाद अमाउंट है, वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। यही फर्क है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। यानी कि सेकंड ईयर में ब्याज आपको 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में ब्याज आपको 110 रुपए पर मिलेगा। बात समझ में आई? आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, ब्याज की दर है 10% पर एनम। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 100 का 10%, 10 रुपए। तो एक साल बाद 110 रुपए अमाउंट हो जाएगा। ये एक साल बाद अमाउंट है, जो एक साल बाद अमाउंट है, और दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि दूसरे साल में 100 रुपए को भूल जाओ, इस 110 रुपए पर आपको ब्याज मिलेगा। और सेकंड ईयर में ब्याज मिलेगा कितना? 10%। तो आप मुझे बताओ, 110 रुपए का 10% कितना होता है? 110 रुपए का 10% कितना होता है? 11 रुपए। भाई 110 रुपए का अगर 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 11 रुपए। तो सेकंड ईयर में आपको 11 रुपए ब्याज मिलेगा, 11 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल में आपको 11 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 में 11 जोड़ेंगे, अमाउंट हो जाएगा 121 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। ये 2 साल बाद अमाउंट है। A2 ये 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट है। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल, आगे के साल के लिए प्रिंसिपल है। ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ये तीसरे साल का मेरे दोस्तों प्रिंसिपल है, ये तीसरे वर्ष का मूलधन है। यानी कि तीसरे साल में आपको
इस 100 को 110 को, तीसरे साल में आपको इस 121 रुपए पर ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में बैंक आपको इस 121 रुपए पर ब्याज देगा। और कितना ब्याज देगा? 121 रुपए का 10%। ब्याज की दर 10% है। 121 का 10% होता क्या है? 121 का 10% होता है 12.1 रुपए। तो तीसरे साल में बैंक आपको 12.1 रुपए ब्याज देगा। तीसरे साल में बैंक आपको 12.1 रुपए ब्याज देगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 121 में 12.1 जोड़ेंगे, 133.1 आपका अमाउंट हो जाएगा। 133.1 आपका अमाउंट हो जाएगा। ये 3 साल बाद अमाउंट है। ये 3 साल बाद मिश्र धन है। ये 3 साल बाद अमाउंट है। बात समझ में? 3 साल बाद अमाउंट है। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। ये चौथे साल का प्रिंसिपल है। ये 4th ईयर का प्रिंसिपल है। ये 4th ईयर का प्रिंसिपल है। चौथे साल का मूलधन है। यानी कि चौथे साल में आपको इस 100 इस 110 इसको भूल जाओ। चौथे साल में आपको इस 133.1 रुपए पर ब्याज मिलेगा। चौथे साल में आपको 133.1 रुपए पर ब्याज मिलेगा। और कितना ब्याज मिलेगा? 10%। 133.1 का 10% कितना होता है? 133.1 का 10% क्या होता है? 1/10, 13.31 रुपए। तो चौथे साल में आपको 13.31 रुपए ब्याज मिलेगा। चौथे साल में आपको 13.31 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1 में 13.31 जोड़ेंगे तो बेटे ये आ जाएगा आपका 146.41 रुपए। ये 4 साल बाद अमाउंट है। ये 4 साल बाद अमाउंट है। 4 साल बाद अमाउंट है। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए 5वें साल का प्रिंसिपल है। ये 5वें साल का प्रिंसिपल है। 5th ईयर का ये प्रिंसिपल है। ये 5वें साल का मूलधन है मेरे दोस्तों। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो 5वें साल का प्रिंसिपल है। यानी कि 5वें साल में आपको इस 146.41 रुपए पर ब्याज मिलेगा। और यही कहानी आगे तक चलती चली जाएगी जब तक जिंदगी है तब तक। यानी कि मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हर साल बढ़ता जाता है। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। जो 1 साल बाद अमाउंट है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए मूलधन होगा। तीसरे साल में 121 पर ब्याज मिलेगा। जो 3 साल बाद मिश्र धन है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। चौथे साल में इस पर ब्याज मिलेगा। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे 5वें साल के लिए प्रिंसिपल होगा। सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट, कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या है? बताएं हमें। समझ में आया? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क यह है, बेसिक सा फर्क यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हर साल बढ़ता जाता है। हर साल बढ़ता जाता है। अगर आप गौर से देखो, मैंने सेम पैसा इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर सेम है। बेटा मुन्ना भी बेसिक समझाने दो, अभी मैं परिभाषा बता रहा हूं। प्लीज अपने मुंह से कुछ मत बोलो, मेरी बात सुन लो प्लीज। बहुत मुश्किल है। अगर आप आज की क्लास समझ गए तो पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम समझ में आ जाएगा। आप ये बताओ भाई, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर भी सेम है 10%। तो बताओ 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे भाई, 100 रुपए इन्वेस्ट किया और 146.41 रुपए बन गया। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 146.41 रुपए बन गया। तो कितना ब्याज मिला? 46.41 रुपए ब्याज मिला मेरे प्यारे बच्चों। मिला कि नहीं? 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 146.41 रुपए 4 साल बाद अमाउंट बन गया। तो 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 46.41 100 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? 46.41% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला परसेंटेज में। समझ में आया? 4 साल में आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला? 46.41% ब्याज मिला। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 40% मिला। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। सभी को फर्क समझ में आया? सभी को फर्क समझ में आया? सभी बच्चे कमेंट में बताएं कि सर हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हर साल बदलता जाता है। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है। समझ में आया? क्लियर है? जो आज अमाउंट है वो आगे के साल के लिए प्रिंसिपल होगा। ये परिभाषा बताइए, मैंने कोई कंसेप्ट नहीं समझाया, मैंने आपको केवल फर्क बताया है। अगर गौर से देखा जाए तो मैंने क्या बोला था? गौर से देखा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं होती। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। गौर से देखो, क्या ये सक्सेसिव इंक्रीज नहीं हो रहा? क्या ये सक्सेसिव इंक्रीज नहीं हो रहा? जरा गौर से देखो मेरे प्यारे भी, ताकत लगा के देखो, ताकत लगा के। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, 10% पर एनम, तो आप मुझे बताओ ब्याज की दर 10% पर एनम है तो इसका मतलब क्या है कि हर बार हमको 10% बढ़ाना है। अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों 10% पर एनम है तो इसका मतलब क्या है कि हर बार, हर साल हमको अमाउंट को 10% बढ़ाना है। अगर किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे, किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाती है? 110% हो जाती है। 110%। भाई अगर ब्याज की दर 10% है, 10% प्रति वर्ष है, इसका मतलब कि हर साल आपको 10% ब्याज मिलेगा। यानी कि अमाउंट हर साल 10% बढ़ता चला जाएगा। किसी भी संख्या को अगर आप 10% बढ़ाओगे, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 110%
100% को 10% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 110%, या फिर 110% को हम कहते हैं 1.1। इसी को कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। याद है बेटे कि भूल गए? परसेंटेज में सिखाया था। किसी संख्या को अगर आप 20% बढ़ाओगे, 20%, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो खुद का कितना हो जाएगी? 120% हो जाएगी, 120%, या फिर कहते हैं 1.2। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 सिखाया था। किसी संख्या को अगर आप 37% बढ़ाओगे, 37%, तो कितना हो जाएगी? 137% हो जाएगी, 137%, या फिर मेरे दोस्तों 1.37। 1.37 इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलो हाँ कि ना? अगर आप किसी संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाओगे, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। किसी संख्या को 1/6 बढ़ाओगे तो संख्या 7/6 गुना हो जाएगी। इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलो हाँ, याद है, परसेंटेज में सिखाया है, काफी जगह हम इस चीज को पढ़ते हुए आए हैं। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, यानी कि हर साल आपको अमाउंट 10% बढ़ाना है, किसी भी संख्या को अगर आप 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? किसी भी संख्या को अगर आप 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 110% या फिर 1.1। देखो मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल था 100 रुपए, 100 रुपए को 10% बढ़ाया तो कितने गुना हो गया? देखो 1.1 गुना हो गया। 100 को 1.1 से गुणा करेंगे 110 आएगा, आएगा। फिर मैंने 110 रुपए को 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने का मतलब 1.1 से गुणा होगा। देखो 110 को 1.1 से गुणा करेंगे 121 आएगा, आएगा कि नहीं? फिर मैंने 121 को 10% बढ़ाया, 121 को 10% बढ़ाया मेरे दोस्तों, तो देखो 1.1 गुना हो गया। 121 की 1.1 में गुणा करेंगे 133.1 आएगा। फिर मैंने 133.1 को 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने का मतलब 1.1 गुना हो गया। देखो 133.1 की 1.1 में गुणा करेंगे 146.41 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया सर, ऑस्कर गोज टू यू। तो यही तो सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज है। मैंने आपको क्या बताया था परसेंटेज में, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि में, कि पहले मैंने 100 को 10% बढ़ाया, बढ़ाने पर एक साल बाद ये अमाउंट आ गया। अब हमें इस नई वैल्यू को 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाने पे 121 आ गया। अब हमें इस नई वैल्यू को 10% बढ़ाना है, अब ये 133.1 आ गया। अब इस नई वैल्यू को 10% बढ़ाना है, 140.41 आ गया। यही तो सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज है। सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब है? हमने प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हमने 10% बढ़ाया तो मेरे दोस्तों नई वैल्यू आई, उस नई वैल्यू को फिर से 10% बढ़ाया, नई वैल्यू को हमने फिर से 10% बढ़ाया, फिर नई वैल्यू आई, उसको फिर से 10% बढ़ाया, फिर नई वैल्यू आई, फिर उसको 10% बढ़ाया, फिर नई वैल्यू आई। समझ में? तो सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज ही तो है, ये क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन ही तो है। हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जा रही है। ब्याज की दर अगर 10% है, किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाती है। 110% का मतलब है 1.1। तो हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 1.1 1.1 1.1 से लगातार गुणा होती जा रही है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से लगातार गुणा होती जा रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से लगातार गुणा होती जा रही है मेरे दोस्तों। तो आपको लग रहा है कि जो अमाउंट्स हैं, ये जो अमाउंट है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। भाई ये देखो 1.1 गुना हो गया, फिर से 1.1 गुना हो गया, फिर से 1.1 से गुणा हो गई, फिर से 1.1 से गुणा हो गई। यहां कॉमन रेशियो सेम है 1.1। कॉमन रेशियो क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या बन गया? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जानते हैं, एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो टर्म का अनुपात रेशियो सेम रहे। देखो यहां पे हर बार जिस बच्चे ने परसेंटेज में सक्सेस परसेंटेज चिन्ह नहीं पढ़ा, पहले वो पढ़ो तब जाके चैप्टर पढ़ना। हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा होती जा रही है। 100 की 1.1 में गुणा हुई, फिर 1.1 से, फिर 1.1 से, फिर 1.1 से। हर बार कॉमन रेशियो सेम है 1.1 से गुणा। यानी कि अमाउंट जो है मेरे दोस्तों क्या है? जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो मेरे दोस्तों कंसेप्ट समझने वाली बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं मेरे प्यारे भाई, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अरे भाई क्या रिपीट करना? रिपीट मुझे नहीं करना, रिपीट तुम्हें करना है विशाल जी, तुमको परसेंटेज को जाके। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन हैं, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। देखो हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा होती जा रही है। समझ में आया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी तो जानते हो ना आप लोग, एक ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो टर्म का अनुपात सेम होता है। देखो हर बार 1.1 से गुणा होती जा रही है कि नहीं? तो अमाउंट्स तो होते हैं वो जीपी में होते हैं मेरे प्यारे, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। चलिए और इसको डिटेल में और एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे आपने एक बैंक में पी रुपए जमा कर दिए, ब्याज की दर है, आपने एक बैंक में पी रुपए जमा कर दिए, ब्याज की दर है, कितना ले लेते हैं? ब्याज की दर है 30% पर एनम, 30% पर एनम। आपने एक बैंक में 30 पी रुपए जमा किए, प्रिंसिपल है पी, ब्याज की दर है 30% पर एनम। तो आप मुझे बताओ कि एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? एक साल बाद क्या अमाउंट होगा? जल्दी से बताइएगा। एक साल बाद कितना अमाउंट होगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 30% पर एनम है, 100% को 30% बढ़ाओगे तो कितने गुना हो जाएगा? 130%, 1.3। ये एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा मेरे दोस्तों।
एक साल बाद अमाउंट ये होगा भाई, अगर मैं ब्याज की दर को 30% बढ़ाऊंगा, 30%, तो क्या हो जाएगा 130%, 100% तो होता ही है प्रिंसिपल, 30% बढ़ाओगे तो 130% हो जाएगा। 130% को क्या कहते हो 1.3, 130/100, 1.33। आप मुझे बताओ इसके एक साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा। अब एक साल बाद, ये एक साल बाद अमाउंट है, ये एक साल बाद अमाउंट है। अब बताओ अगले एक साल में अमाउंट क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ब्याज की दर 30% पर एनम है, जो एक साल बाद अमाउंट है, जो एक साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। ये एक साल बाद अमाउंट है, ये आगे के लिए प्रिंसिपल है, इस पर फिर से 30% ब्याज मिलेगा, इसको फिर से 30% बढ़ाओगे तो 1.3p को फिर से 30% बढ़ाओगे तो क्या होगा, फिर से 1.3 से गुणा हो जाएगी, फिर से 1.3 से गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटे, ये 1.3 की स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये 1.3 का स्क्वायर पी हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, फिर से 1.3 से गुणा हो जाएगी, 1.3 का स्क्वायर। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। फिर आप मुझे बताओ, ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद। आप मुझे बताओ फिर तीसरे साल के बाद अमाउंट क्या होगा, तीसरे साल में फिर से 30% ब्याज मिलेगा। अब बताओ किसी भी संख्या को 30% बढ़ाना है, जो 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट ये आगे के लिए प्रिंसिपल है, इस पर फिर से 30% ब्याज मिलेगा, इस पर फिर से 30% ब्याज मिलेगा। तो मेरे दोस्तों कितने गुना हो जाएगा, फिर से इसको 30% बढ़ाना है तो फिर से 1.3 से गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1.3 का क्यूब हो जाएगा, 1.3 का क्यूब हो जाएगा। मेरे दोस्तों समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 3 साल बाद अमाउंट हो गया, तो जीपी में नहीं चल रहा, ये हर बार 1.3 से गुणा होती जा रही है, जीपी में नहीं चल रहा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जीपी में चल रहा है। ये शब्द देखने एक बार कमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, गुणोत्तर श्रेणी में है, हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाती है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाती है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किए, आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किए, ब्याज की दर है 14:2/7%। एक बताओ, आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किए, ब्याज की दर है 14 सही 2/7%। तो आप हमें एक बात का जवाब दीजिए कि एक साल बाद अमाउंट क्या होगा। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि एक साल बाद अमाउंट क्या होगा, इस बात का जवाब दीजिए। अगर ब्याज की दर 14 सही 2/7% है, देखिए अगर डाटा आसान है तो मैं 100 मान के करता हूं, डाटा अगर टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। ब्याज की दर 14 सही 2/7% है, 1/7। प्लस क्या है, प्लस का मतलब होता है बढ़ाना। अगर ब्याज की दर 14 सही 2/7% है तो इसका मतलब है कि मुझे प्रिंसिपल को 14 सही 2/7% बढ़ाना है, बढ़ाने का मतलब 1/7। अगर किसी भी संख्या को आप 1/7 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, हर चीज अपने आप में 1 होती है, 1 को अगर आप 1/7 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा बेटे, 8/7 होगा। अगर आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किए, ब्याज की दर 14 सही 2/7% है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 से गुणा हो जाएगी, 8/7 से गुणा हो जाएगी। ये एक साल के बाद अमाउंट है, ये एक साल के बाद अमाउंट है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर ये एक साल के बाद अमाउंट है। आप मुझे बताओ फिर इसके एक साल बाद अमाउंट क्या होगा। फिर एक साल बाद, जो एक साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। सेकंड ईयर में आप इस पे फिर से 1/7 ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में फिर से 1/7 ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ सेकंड ईयर में अमाउंट क्या होगा, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 से गुणा हो जाएगी, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर भाई ये एक साल बाद अमाउंट है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर फिर से 1/7 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, फिर से 8/7 से गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 8/7 का स्क्वायर, 8/7 गुणा 8/7, ये 8/7 का स्क्वायर हो जाएगा पी। बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल बाद अमाउंट है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मुझे ये बताओ कि 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा, 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा। थर्ड ईयर में फिर से 14 सही 2/7% ब्याज मिलेगा, थर्ड ईयर में फिर से 14 सही 2/7% ब्याज मिलेगा। भाई ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पर फिर से 14 सही 2/7% ब्याज मिलेगा। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 1/7 किसी संख्या को बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी, 8/7 गुना, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 से गुणा हो जाएगी, फिर से 8/7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/7 का क्यूब हो जाएगा। ये 3 साल बाद अमाउंट है, ये 3 साल बाद अमाउंट है। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। आप मुझे बताओ फिर एक साल बाद अमाउंट क्या होगा, फिर एक साल बाद अमाउंट क्या होगा। तो आप कहोगे सर चौथे साल में फिर से 14 सही 2/7% ब्याज मिलेगा, फिर हमको 1/7 बढ़ाना है। ये 3 साल बाद अमाउंट है, ये चौथे साल का प्रिंसिपल है, चौथे साल का प्रिंसिपल, ये चौथे साल का प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल पर फिर से 1/7 ब्याज मिलेगा, 1/7 ब्याज मिलेगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 से गुणा, तो 4 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, 4 साल बाद अमाउंट मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 4 साल बाद अमाउंट है। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, एक धेले की इसमें मेरे प्यारे भाई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है। तो लॉजिक आपको थोड़ा सा डेवलप हुआ कि जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होती है। मुझे 1 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 आएगा। मुझे 2 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 आएगा।
मुझे 3 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 से गुणा होगी प्रिंसिपल में। मुझे 4 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 होगी प्रिंसिपल में। बोलो बात समझ में आई? अरे 1/7 कैसे? अरे 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/7 होती है जी संगीता। परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या आपने? एक बात मेरे दिमाग में डाल लो कि जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है उसको ये चैप्टर कतई भी नहीं समझ में आना भूपेंद्र जी। ये समझने के लिए पहले आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स होते हैं, जो मिश्रधन होते हैं, वो किस में होते हैं? जीपी में होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। हमको जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर हो जाएगी। सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ये हटा दो मेरे दोस्तों, ये मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको लिखा रहने दो। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे ब्याज की दर है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ब्याज की जो दर है मेरे प्यारे भाई, ब्याज की जो दर है वो है 12.5% पर एनम। ब्याज की जो दर है वो 12.5% पर एनम है, 12.5% वार्षिक है ब्याज की दर। आपने पी रुपए इन्वेस्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट किया? पी रुपए इन्वेस्ट किया, पी रुपए। तो आप मुझे बताओ 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपने एक बैंक में पी रुपए इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर 12.5% पर एनम है, तो 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के भाई, कि बेटे जाके पहले परसेंटेज पढ़ो, तभी ये चीज समझ आएगी। अमाउंट मतलब मिश्रधन। ब्याज की दर 12.5% पर एनम है, आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किया, 3 साल बाद अमाउंट या मिश्रधन क्या होगा? ब्याज की दर 12.5% पर एनम है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? ब्याज की दर अगर 1/8 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे दोस्तों 9/8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। हमको 3 साल बाद अमाउंट निकालना है, 3 साल बाद, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर क्या होगा बेटे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर 3 होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 साल बाद अमाउंट आ गया, 3 साल बाद अमाउंट आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सप्तऋषि परसेंटेज पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा ये सब चीजें। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 घंटे की अलग से स्पेशल क्लास है, अब 1 मिनट में तुम्हें समझा नहीं दूंगा। 2 घंटे टाइम वेस्ट करो अपना, जाके पढ़िए। बिना परसेंटेज पढ़े चैप्टर कतई ना सीखने आए। तो 3 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 की पावर 3 प्रिंसिपल में गुणा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं। अगर मैं आपसे 3 साल बाद अमाउंट सुनते रहिएगा, अगर मैं 3 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो पूछूं तो बताओ क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये आएगा 9/8 की पावर 3। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना बच्चों, समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। यानी कि आपको प्रिंसिपल, अगर आपको प्रिंसिपल और 3 साल बाद अमाउंट का रेशियो निकालना है, समय में टाइम में गैप कितने का है? 3 साल का। प्रिंसिपल और 3 साल बाद अमाउंट, 3 साल बाद मिश्र धन का अनुपात निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर 3 आएगा। जितने टाइम में गैप होगा, जितने साल का गैप होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर आएगा मेरे दोस्तों। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। एक मैं आपसे और एग्जांपल पूछता हूं, ध्यान से सुनेगा। अगर ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो आप मुझे बताइए कि 4 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। अगर ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो 4 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो आप कहोगे सर जी ब्याज की दर 16.66% है, 1/6। अगर ब्याज की दर 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/6। प्रिंसिपल और 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो पूछा है, समय कितना गैप है? 4 साल। प्रिंसिपल और 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो पूछा, रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 होगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा? 4। ये शब्द देखने कमेंट्स क्यों नहीं चल रहे यार? कुछ पता ही नहीं चल रहा। 6 की पावर 4 कितना होता है? 1296। और 7 की पावर 4 कितना होता है? 7 की पावर 4 होता है बच्चों 2401। ये 4 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। 4 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो। समझ में आई? इतनी मुश्किल बात है यार, एक तो समझाने राक्षसों को, ऊपर से क्लास में दिक्कत आती है। एक बार एकदम खराब हो गया तो पूरी 1.5 घंटे की मेहनत खराब हो जाती है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि चीज मुश्किल है, मुश्किल इसलिए कि तुम लोग पढ़ते ही नहीं है ना परसेंटेज। आपको परसेंटेज चैप्टर ही नहीं आता। परसेंटेज अगर आता तो आपको चीज बोरिंग लग रही होती, क्योंकि ये चीज आपको पहले से आती। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, मैंने पहले ही बोला था गणित स्टार्ट होने से पहले कि जिस बच्चे ने डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज नहीं समझा मैथ में, वो भूखा मरेगा, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी तो लगने वाली है नहीं, फिर उसको जीवन में कुछ और करना पड़ेगा। बिना ये 2 कंसेप्ट सीखे आप अर्थमेटिक मैथ निकाल ही नहीं सकते, डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज।
अगर ब्याज की दर 16.66% है तो 4 साल बाद अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा ये होगा, यानी कि अगर आप 1296 रुपए बैंक में जमा करोगे, 1296 रुपए, अगर आप 1296 रुपए बैंक में जमा करोगे तो 4 साल बाद 2401 रुपए अमाउंट बन जाएगा, ये मतलब हुआ। अगर आप आज बैंक में 1296 रुपए जमा करोगे, ब्याज की दर है 16.66% पर एनम, तो 4 साल बाद 2401 रुपए अमाउंट बन जाएगा। अगर आप किसी बैंक में 1296 रुपए जमा करोगे, ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो 4 साल बाद वो 2401 रुपए अमाउंट बन जाएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, सेम ही एग्जांपल लेते हैं कि ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो 4 साल बाद अमाउंट और 7 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। अगर ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, जितेंद्र कह रहे हैं 7/6 कहां से आया सर प्लीज। जितेंद्र जी प्लीज, मैं भी प्लीज कह रहा हूं, ये कर दो लेक्चर बंद, जाके परसेंटेज में पढ़ो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 घंटे का लेक्चर है, 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता। ब्याज की दर है 16.66% पर एनम 1/6। देखिए हर चीज अपने आप में 1 होती है, अगर आप 1 को 1/6 बढ़ाओगे तो 7/6 तो हो जाएगी, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ब्याज की दर अगर 16.66% पर एनम है, तो 7 साल बाद अमाउंट और 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा, आपने बैंक में P रुपए जमा किया, प्रिंसिपल है P। अगर ब्याज की दर 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटे, 7/6। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 7/6। आपने बैंक में P रुपए जमा किए, तो 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4, ये होगा 4 साल बाद अमाउंट। ठीक है बच्चे, बोलो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा। अगर आपने बैंक में P रुपए जमा किए तो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 7। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 7। अगर आप गौर से देखोगे तो P से P कट जाएगा, डिवाइड में पावर घट जाती है, तो क्या आएगा, 7/6 की पावर 3, 7 - 4 3, 7/6 की पावर 3 ही आ गया। यानी कि समय में 3 साल का गैप है, 4 साल और 7 साल, समय में कितना गैप है, 3 साल का गैप है। तो बेटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी पावर कितनी आया है, 3 आया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी कितनी पावर आया है, 3 आया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 7 का क्यूब होता है 343 और 6 का क्यूब होता है 216। यानी कि अगर ब्याज की दर 16.66% वार्षिक है, तो 4 साल बाद अमाउंट और 7 साल बाद अमाउंट का जो रेशियो होगा वो 343/216 होगा। वैसे भी आप खुद से सोच सकते थे, आप ये बात खुद से सोच सकते थे, मैंने क्या सिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट से जो मूलधन है वो जीपी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। अगर ब्याज की दर 16.66% 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 7/6। 7/6 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 5 साल बाद अमाउंट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो 5 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 से गुणा होगा, ये 6 साल बाद अमाउंट आएगा। जो 6 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगा 7/6 से, 7 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 4 साल से 7 साल तक जाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करनी पड़ी, 1 2 3 बार। इसलिए जितना समय में गैप होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर आएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बात बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारे अमाउंट्स होते हैं वो जीपी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहीं से कंसेप्ट का मैं जन्म करूंगा, ध्यान से। जैसे आपने एक बैंक में P रुपए जमा किए, बैंक में P रुपए जमा किए, ब्याज की दर है R% पर एनम। जैसे आपने एक बैंक में P रुपए जमा किए, कितने रुपए जमा किए मेरे दोस्तों, आपने एक बैंक में P रुपए जमा किए, ब्याज की दर R% पर एनम है। तो आप मुझे बताओ कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा, बताइए जल्दी से, जल्दी से। आपने एक बैंक में P रुपए जमा किए, बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, ब्याज की दर R% पर एनम है, R% पर एनम ब्याज की दर है। तो आप मुझे बताओ कि 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा, 1 साल बाद मिश्रधन क्या होगा, ये मुझे आप बताओ जल्दी से। 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा। ब्याज की दर अगर R% पर एनम है तो इसका मतलब प्रिंसिपल को मुझे R% बढ़ाना है, प्रिंसिपल को मुझे R% बढ़ाना है, यही मतलब तो होता है मेरे प्यारे भाई। आप मुझे बताओ, किसी भी संख्या को R% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% को R% बढ़ा दोगे तो इतना हो जाएगा। 100% को ही हम 1 कहते हैं, 100% को ही हम 1 कहते हैं, तो 1 + R% गुणा हो जाएगा। अरे बोलिए कि नहीं बेटे,
मैंने कितना प्यार से सिखाया था आपको परसेंटेज में कि किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे, x% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1 प्लस माइनस x%। है 1 प्लस माइनस x%। आज पढ़ लेते तो ये नौबत थोड़ी ना आती राक्षसो। है बोलो। अरे किसी भी संख्या को एग्जाम्पल के लिए, मैं तो एग्जाम्पल लेते लेते परेशान हो गया। 15% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 1 प्लस 15%। 15% होता है 3/20। वो संख्या 23/20 गुना हो जाएगी, 23/20 गुना। क्लियर है? कितनी बार मैं आपको एक बार बताऊं, चलो डिटेल में भी बता देता हूं एक बार फिर से यार, क्योंकि पूरा टाइम वेस्ट है। आपने पी रुपए एक बैंक में जमा किए, ब्याज की दर 8% है, तो बताओ एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, प्रिंसिपल तो है ही। एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? अगर एक साल में ब्याज की दर 8% है तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? एक साल में इतना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, एक साल में इतना ब्याज मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ सर। आपने बैंक में पी रुपए जमा किया, ब्याज की दर 8%, एक साल में इतना ब्याज मिलेगा। तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? एक साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा पी कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस R%। तो बताओ प्रिंसिपल में किससे गुणा होगी? इससे। यही तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो इसका मतलब प्रिंसिपल को 8% बढ़ाना है। किसी भी संख्या को 8% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस R%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस R% से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो एक साल बाद अमाउंट क्या होगा? एक साल बाद ये अमाउंट होगा मेरे दोस्तों। ये एक साल बाद अमाउंट है, ये एक साल के बाद अमाउंट है। बोलो हाँ। जो एक साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। आप बताओ सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, आप मुझे बताओ इस प्रिंसिपल पर फिर से 8% ब्याज मिलेगा, इस प्रिंसिपल पर फिर से 8% ब्याज मिलेगा। तो बताओ 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? पर फिर से 8% ब्याज मिलेगा, इसको फिर से 8% बढ़ाना है। ये एक साल के बाद अमाउंट है, इसको फिर से 8% बढ़ाना है। तो मेरे दोस्तों ये एक साल के बाद अमाउंट है, ये पैसा। इसको फिर से 8% बढ़ाओगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की फिर से गुणा हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल बाद अमाउंट है। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 2 साल बाद अमाउंट है। आप मुझे बताओ, जल्दी से बताइएगा कि तीसरे साल में फिर से आपको 8% ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में 2 साल बाद अमाउंट है, यही तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में फिर से 8% ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? अमाउंट फिर से 1 प्लस R% से गुणा हो जाएगी, फिर से 1 प्लस R% से गुणा हो जाएगी, तो पावर 3 हो जाएगा। ये 3 साल बाद अमाउंट है। तो समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई कि जितने साल बाद अमाउंट निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर होगी। बोलो हाँ। अगर बच्चों इसी प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करता चलूं, इसी प्रोसेस को, तो आप मुझे बताओ कि n साल के बाद आपने पी रुपए इन्वेस्ट किए बैंक में 8% ब्याज की दर से, n साल के बाद अमाउंट क्या होगा? n साल के बाद, n साल के बाद अमाउंट होगा प्रिंसिपल, ब्याज की दर 8%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस R%, और इसकी पावर क्या आएगा? n साल बाद अमाउंट निकालना है, इसकी पावर आएगा मेरे दोस्तों n। ये n साल बाद अमाउंट है। आज तक आपने इसको तोते की तरह रट लिया होगा, आज आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है कि ये आया कहां से। यानी कि अगर आप पी रुपए इन्वेस्ट करोगे मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% ब्याज की दर से, तो n साल बाद जो अमाउंट होगा वो p इंटू 1 प्लस R% की पावर n होगा। ये n साल बाद अमाउंट होगा, ये n साल बाद मिश्रधन होगा मेरे दोस्तों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ ये फॉर्मूला याद किया था कि नहीं बचपन में? R% को हम क्या कहते हैं? R/100। R% को हम क्या कहते हैं? R/100। R% को ही तो R/100 लिखते हैं घोंचुओ, R/100। इसकी होल पावर है, ये n साल बाद अमाउंट। आप पी रुपए इन्वेस्ट करोगे 8% ब्याज की दर से, तो n साल बाद जो अमाउंट होगा वो ये होगा। ठीक है। बालक बूढ़े हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी ले लेते हैं, नौकरी के बाद बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनको ये फॉर्मूला कभी समझ में नहीं आता कि ये हुआ कहां से। आज आपको समझ में आया होगा। हर चीज का जन्म परसेंटेज में होता है, हर चीज का जन्म परसेंटेज से होता है, हर चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चलती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसलिए मैं चीख चीख के कहता हूं कि जिसने परसेंटेज सीख लिया वो गणित सीखेगा। आप पी रुपए इन्वेस्ट करोगे 8% ब्याज की दर से, तो n साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? n साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? p इंटू 1 प्लस R% की होल पावर n। अगर आपको मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा, n साल, ये मैं हटा दूं, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। n साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज n साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, n साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, अगर आपको n साल का, अगर आपको n साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो n साल बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। बोलिए, अगर आपको n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, n सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है,
तो n साल बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए। n साल बाद अमाउंट क्या है? n साल बाद अमाउंट है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर n, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर n माइनस पी। बोले यही हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर यही हो जाएगा। यहां भी पी है यहां भी पी है तो बेटे पी कॉमन आ जाएगा। पी कॉमन आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये फॉर्मूला बन गया है ना। काफी सारे बच्चों ने बचपन से आज तक गधों की तरह फॉर्मूला रटा होगा, सवाल भी किए होंगे वैल्यू रख रख के, लेकिन आज कंपटीशन के सवाल ऐसे नहीं कि वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू रख दो उत्तर आ जाए, फॉर्मूले से तो एक भी सवाल ना हो, ठीक है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये n साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की पावर n माइनस 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। एक बार मैं आपका फिर से रिवीजन करवाता हूं फिर से। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि ही कंपाउंड परसेंटेज चेंज वो है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आज अमाउंट है वो जो अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल, अरे बाप रे, जो अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, जो 2 साल बाद अमाउंट है जो तीसरे साल का प्रिंसिपल है, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल का प्रिंसिपल है। अगर ब्याज की दर 10% है तो हम हर बार अमाउंट को 10% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा होगी। दिखाई दे रहा है एग्जांपल में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो जो मिश्रधन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं मेरे दोस्तों। वहीं से इस फॉर्मूले का जन्म हुआ, वहीं से मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा कि अमाउंट्स का जो रेशियो है, पावर में समय में जितना गैप होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर होगी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूं मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूं। आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किए, आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किए, आपने कुछ बैंक में पैसा जमा किया, आपने एक बैंक में चल ऐसे ले लेते हैं, आपने एक बैंक में मेरे दोस्तों 125 रुपए जमा किए, 125 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर 125 रुपए जमा किए, और वो 3 साल के बाद 343 रुपए अमाउंट बन गया। कितना बन गया? 3 साल के बाद 343 रुपए अमाउंट बन गया। तो आप मुझे बताओ ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जल्दी से जवाब दो, ब्याज की दर क्या है? करिए जल्दी से। आपने एक बैंक में पी रुपए जमा किए, 125 रुपए जमा किए, जो 3 साल बाद 343 रुपए अमाउंट बन गए। तो बताओ हर साल आपको बैंक कितने % ब्याज दे रहा है? जल्दी से बताएं आप हमें। सुनिए मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स होते हैं वो जीपी में होते हैं। आपने एक बैंक में 125 रुपए जमा किए, बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, और 3 साल बाद जो अमाउंट है 343 रुपए हो गया। 3 साल बाद अमाउंट 125 रुपए 3 साल में 343 बन गए, 125 रुपए 3 साल में 343 रुपए बन गए। तो बच्चों आपके सामने ये जो लिखा हुआ ये क्या है? ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कि 3 साल में 125 रुपए 343 बन गए बेटे, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर पूछा है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। 1 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसी से ब्याज की दर निकलती है। 125 रुपए आपने बैंक में जमा किए, 3 साल बाद वो 343 रुपए बन गए। तो आपके सामने जो चीज लिखी हुई है भाई साहब मेरे, ये क्या चीज है भाई, ये क्या है? तो आप कहोगे सर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 343 का क्यूब रूट 7 होता है। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि हर 1 साल में 5 रुपए 7 रुपए बन जाते हैं। ध्यान सुनेगा, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। आपने बैंक में 125 रुपए जमा किए, जो 3 साल बाद 343 रुपए बन गए। 3 साल बाद ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो क्यूब रूट लेना है। अगर आपको 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालना है तो फोर्थ रूट लेना है। 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालना है तो फिफ्थ रूट लेना है। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालना है तो अंडर रूट लेना है। 1 साल का, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 है, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 7/5 गुना हो जाता है। हर 1 साल में आपका पैसा 7/5 गुना हो जाता है हर 1 साल में। आप मुझे बताओ 1 साल के बाद आपका पैसा 125 का 7/5 कितना होता है? 175 रुपए हो जाएगा, 175 रुपए। अगले 1 साल में आपका पैसा फिर से 7/5 गुना हो जाएगा, 7/5 गुना। 7/5 गुना 175 का 7/5 कितना होता है? बताइएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा मेरे दोस्तों? 35 35 सत्ते 245, 245 रुपए मेरे दोस्तों, 245 रुपए। हर बार 7/5 से गुणा होती जा रही है मेरे दोस्तों, 7/5 से। 1 साल बाद फिर आपका पैसा 7/5 गुना हो जाएगा, 7/5। 245 का 7/5 गुना ही मेरे दोस्तों आपका
343 होता है। यानी कि हर एक साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 से गुणा होती जा रही है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 है। अगर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक साल में 5 रुपए जमा करते हो तो 7 रुपए बन जाते हैं। 5 रुपए 7 बन जाते हैं तो 5 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिलता है? 2 रुपए। यानी कि ब्याज की जो दर है वो 40% पर एनम है। 1/5 20%, 2/5 40%, 40%, 40%, 40% से लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? भाई कोई संख्या 7/5 गुना हो गई। अगर कोई संख्या 7/5 गुना होगी तो बढ़ी कितनी है? 2/5 40%। अगर कोई संख्या 7/5 गुना होगी तो बढ़ी कितनी है? 2/5 40%। कोई संख्या 7/5 गुना होगी तो बढ़ी कितने? 40%। तो ब्याज की जो दर है वो 40% पर एनम है। तो बच्चों अगर आपको एक साल का ब्याज, अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा हमेशा ही। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने अभी तक केवल यह सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। आगे चलते हैं यहां पे देखिएगा मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट सारा का सारा खेल है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। कोई सारा खेल है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। कोई कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। चलेगा। देखिए कभी कभी ऐसे सवाल भी होते हैं, ऐसे कंसेप्ट भी होते हैं जहां आपको ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी ऐसे सवाल भी कंपाउंड इंटरेस्ट में बनेंगे जहां आपको ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना ही निकाला जाएगा, ना ही बोला जाएगा, ना ही कहा जाएगा। सपोज आपके घर में एक इंश्योरेंस कंपनी वाला आता है, आपके घर में एक बीमा वाला आता है। वो कहता है भाई साहब आप हमारी पॉलिसी खरीदो, हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे और हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। हर 5 साल में हम आपका पैसा डबल कर देंगे, हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। तो क्या उसने आपको ब्याज की दर बताई? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया? नहीं, बस ये बोल रहा है। एग्जांपल से समझिएगा मेरे दोस्तों, एक बीमा वाला, एक इंश्योरेंस कंपनी वाला आपके घर में घुस गया, बोला भाई साहब आप हमारी पॉलिसी खरीदो, हमारी कंपनी में आप बीमा करिए, हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज देंगे और हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। क्या मतलब हुआ? हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आज आपने पी रुपए बैंक, अगर आपने पी रुपए जमा किया पॉलिसी में, अगर आपने पी रुपए जमा किया पॉलिसी में, तो 5 साल बाद दुगना हो जाएगा। 5 साल बाद 2p हो जाएगा दुगना, 2p। 5 साल बाद दुगना हो जाएगा दुगना, 5 साल बाद दुगना हो जाएगा 2p। अगले 5 साल में फिर से आपका पैसा दुगना हो जाएगा, अगले 5 साल में फिर से दुगना हो जाएगा, फिर से दुगना मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4p, 4p, 4 गुना हो जाएगा। अगले 5 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा, अगले 5 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा दुगना, अगले 5 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा दुगना, 8 गुना 8p। अगले 5 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा, तो है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी अगले 5 साल में फिर से पैसा दुगना हो जाएगा, 16p, 8 दूनी 16p। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहां क्या आपको ब्याज की दर बताया गया? नहीं बताया गया। बस ये बोला गया भाई साहब हमारे बैंक में पॉलिसी करो, हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा दुगना। आप बताओ, अगर हर 5 साल में आपका पैसा, हर 5 साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है दुगना, तो आप मुझे बताइएगा कि 20 साल में फिर आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? अगर हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है तो मेरे दोस्त ये बताओ कि 20 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 20 साल में अगर हर 5 साल में डबल हो रहा है तो 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 20 साल हो गया। हर 5 साल में डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 20 साल में कितना होगा? देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में कहानी चलती है पावर में। अगर हर 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, समय 4 गुना हो गया, तो पैसा बेटे 2 की पावर 4, पैसा 16 गुना हो जाएगा। दुगना 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 दुगना, पैसा 16 गुना आपका हो जाएगा, 16 गुना। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर। तो इस हिसाब से आपको पहले पॉलिसी बेची जाती है। कभी भी ये नहीं बताया जाता कि आपको कितने % ब्याज मिलेगा। हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है तो 20 साल में आपका पैसा दुगना 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 दुगना, 2 की पावर 4, समय 4 गुना हो गया, समय 4 गुना हो गया, तो पैसा 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। 5 साल में केवल दुगना हुआ, लेकिन देखो 20 साल किसी ने इंतजार कर दिया तो 16 गुना हो गया। इसलिए आजकल बोलते हैं ना कि एसआईपी में पैसा लगाओ, एसआईपी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करो, छोटी छोटी पॉलिसी खरीदो। इसलिए कहते हैं कि आप अगर बैंक में 5 साल के लिए पैसा डालोगे कोई फायदा नहीं होगा, वही अगर कोई आदमी 20-25 साल के लिए बैंक में पैसा डाल देता है तो बहुत ज्यादा उसको पैसा मिलता है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आई। एक बच्चा कहेगा सर ये तो हमको पॉलिसी बेच के चला गया, मेरे पापा पूछेंगे बेटे ब्याज की दर कितनी है, तो मैं कैसे बताऊंगा? पॉलिसी वाला तो बोल करके चला गया कि हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे हर 5 साल में आपका पैसा दुगना कर देंगे। पापा पूछेंगे घर पे बैठ के बेटा ब्याज कितना दे रहा पॉलिसी वाला, तो मैं कैसे बताऊंगा? तो बेटे वैसे जरूरत नहीं है, आपको बताया जाएगा, बस ये लाइन कही जाएगी कि हर 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको चुल मच रही हो ब्याज की दर निकालने की, अगर हर 5 साल में पैसा दुगना हो रहा है, ये 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 साल का, तो आप मुझे बताओ 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? फिर अगर 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दुगना है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? फिफ्थ रूट लेंगे, पावर 2 का 1/5 करेंगे, फिफ्थ रूट लेंगे। फिफ्थ रूट बोलिए, अगर हर 5 साल में आपका पैसा दुगना हो रहा है, 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दुगना है, तो 1 साल का क्या होगा? फिफ्थ रूट लेंगे। 2 का फिफ्थ रूट, 2 का फिफ्थ रूट मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 2 का फिफ्थ रूट। बताओ पिताजी को 2 का फिफ्थ रूट हम कैसे समझाएं? बताओ कैसे समझें? यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा इतना हो जाएगा। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बटे 1। यानी कि अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद ये बन जाएगा। अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 1 रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे 1 रुपए, तो 1 साल बाद जो है फिफ्थ रूट ऑफ 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? फिफ्थ रूट ऑफ 2। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? इसमें से घटाइएगा, ब्याज कितना मिलेगा? फिफ्थ रूट ऑफ 2 - 1, ये आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज परसेंटेज में कितना ब्याज मिलेगा? परसेंटेज में ब्याज मिलेगा इंटू 100%, इंटू 100%। बताइएगा, तो ये आ गया मेरे दोस्तों ब्याज की दर
फिफ्थ रूट ऑफ 2 -1, फिफ्थ रूट ऑफ 2 -1 इंटू 100%। ये ब्याज की दर आ गई। अब बताओ, कोई पॉलिसी वाला आपके घर में आए कहने लगे भाई साहब बहुत बढ़िया पॉलिसी है, ब्याज देता हूं फिफ्थ रूट ऑफ 2 -1 गुना 100%, आप पॉलिसी खरीदोगे? बताओ, आपके घर में कोई पॉलिसी वाला आ जाए और आपसे कहने लगे भाई साहब बहुत बढ़िया बैंक है, बहुत बढ़िया पॉलिसी दे रहा है, ब्याज की दर मिलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे फिफ्थ रूट ऑफ 2 -1 गुना 100%, तो पिताजी कहेंगे कौन में लठ लगा रखा, लेके जरा पेलना इसको, ये कहेंगे पिताजी। तो ये ब्याज की दर ना बता के सिंपल सा बीमा वाला एक लाइन बोल देता है कि हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे, कोई चूचा चूचा इसमें नहीं है, ब्याज की दर आपको निकालने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। वैसे ब्याज की जो दर है वो ये है, 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, तो हर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 2 की पावर 1/5, पावर 1/5 मतलब 2 का फिफ्थ रूट, बटे 1 लिख सकते हैं। 1 रुपए अगर 2 का फिफ्थ रूट बन जाएंगे, 1 रुपए पर ब्याज कितना मिलेगा? ये परसेंटेज में गुना 100%, ये ब्याज की दर होगी। ठीक है, वैसे ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बोलो। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, उल्टी कहानी भी पूछते हैं। एक पॉलिसी वाला मेरे दोस्तों आपको बीमा बेच गया, वो कहता है कि भाई आप पैसा जमा करो, हम 16 साल में आपका पैसा 81 गुना कर देंगे, 16 साल में आपका पैसा 81 गुना कर देंगे, 81 गुना। एक बीमा कंपनी है जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है पॉलिसी बेचती है, वो कहती है हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, 16 साल में आपका पैसा 81 गुना हो जाएगा। 81 गुना मतलब 1 रुपए इन्वेस्ट करो, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 16 साल में 81 रुपए बन जाएंगे। 16 साल में, अगर 16 साल में आपका पैसा 81 गुना होगा तो आप मुझे बताओ 4 साल में पैसा कितना गुना होगा? फिर जवाब दीजिए, 4 साल में कितने गुना हो जाएगा आपका पैसा? बताओ। एक पॉलिसी वाला है, वो कहता है भाई साहब बैंक में पैसा डालो, 16 साल में आपका पैसा 81 गुना होगा, तो 4 साल में कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 4 साल में जल्दी से 4 साल में कितना होगा? तो देखो समय बटे 4 हो गया, समय बटे 4, समय जो है वो बटे 4 हो गया, बटे 4 हो गया। अगर 16 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 81 है तो 4 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो पावर 1/4 होगा, 81 की पावर 1/4 यानी कि 3 गुना। मेरे प्यारे भाई, अगर आपका पैसा 16 साल में 81 गुना हो रहा है, आपसे पूछा 4 साल में कितने गुना होगा, तो 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, तभी तो 16 साल हुआ, 4 चौक 16, 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल 16 साल। अगर मेरे दोस्तों 16 साल में 81 गुना हो रहा है तो हर 4 साल में आपका पैसा 3 गुना होगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, हर 4 साल में आपका पैसा 3 गुना कर रहा है पॉलिसी वाला। गजब की पॉलिसी है, हर 4 साल में 3 गुना। अगर आपका पैसा 16 साल में 81 गुना हो रहा है तो हमने समय को बटे 4 कर दिया, समय को बटे 4 कर दिया, समय को बटे 4, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी क्या हो जाएगा? 1/4। समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे प्यारे जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है वो जीपी में होते हैं, ये बात मैंने आपको समझाई। अच्छा, यहां से मैं हटा रहा हूं ये चीज। इसी में एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए आपने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, सेम एग्जांपल लेते हैं बेसिक वाला, 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ब्याज की दर 10% पर एनम, तो आप मुझे बताओ पहले साल में आपको कितना ब्याज मिला? फर्स्ट ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में कितना ब्याज मिला? बताइए जल्दी से, फोर्थ ईयर में कितना ब्याज मिला? जल्दी से, साफ साफ दिखाई दे रहा है? प्रिंसिपल आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर 10% है, तो पहले साल आपको कितना ब्याज मिला? पहले साल आपको फर्स्ट ईयर में 10 रुपए ब्याज मिला, 10 रुपए। सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला? सेकंड ईयर में 110 पे ब्याज मिला, 110 का 10% 11 रुपए। सेकंड ईयर में आपको 11 रुपए ब्याज मिला। थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिला भाई? थर्ड ईयर में 121 पर ब्याज मिला, 121 का 10%। तीसरे साल में 12.1 रुपए ब्याज मिला, 12.1 रुपए। चौथे साल में कितना ब्याज मिला? ये 133.1 चौथे साल का प्रिंसिपल है, चौथे साल के प्रिंसिपल का 10%, 133.1 का 10%, 13.31 रुपए चौथे साल का ब्याज मिला। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल बराबर ब्याज मिला था 10 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो ब्याज हर साल बढ़ता जा रहा है। क्लियर है ना? ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.1। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं, दिमाग में आत्मा में घुसा लेना। अगर आप गौर से देखो तो बेटे यहां भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है। देखिए 10 से 11 कितने गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया। 11 से 12.1 कितने गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया। 11 11 में 121, 12.1 से 133.1 कितने गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया, 1.1 टाइम्स हो गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में जो पर्टिकुलर ईयर के चाहिए, पर्टिकुलर ईयर मतलब फर्स्ट ईयर पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का, छठे साल का, सातवें साल का, ये जो ब्याज है जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं वो भी जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में पर्टिकुलर ईयर के सीआई भी जीपी में होते हैं, वो भी गुणोत्तर श्रेणी को फॉलो करते हैं। मेरे दोस्तों बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं, आपने एग्जांपल से बहुत प्यार समझा है। फर्स्ट ईयर का पहले साल का ब्याज, देखो एक बात सुनना, तीसरे साल का ब्याज और 3 साल के ब्याज में फर्क आता है तुम्हें नजर? तीसरे साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज क्या में फर्क नजर आता है आपको? क्या में फर्क नजर आता है? देखो आदमी को पहले साल कुछ ब्याज मिलता है, दूसरे साल कुछ ब्याज मिलता है, तीसरे साल कुछ ब्याज मिलता है, चौथे साल कुछ ब्याज मिलता है। ठीक है भाई, पर्टिकुलर ईयर के सीआई कहां गया? पर्टिकुलर ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज, फोर्थ ईयर का ब्याज, फिफ्थ ईयर का ब्याज, ये पर्टिकुलर ईयर के सीआई एक साल के। मैं आपसे कहूं तीसरे साल का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज और 3 इयर्स का ब्याज, 3 साल का ब्याज, दोनों में फर्क नजर है? तीसरे साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का और 3 साल का ब्याज, क्या फर्क नजर आता है? 3 साल का ब्याज जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है पहले साल प्लस दूसरे साल प्लस तीसरे साल, तीनों सालों का ब्याज हो गया 3 साल का ब्याज। जब मैं आपसे कहता हूं तीसरे साल का ब्याज तो केवल तीसरे साल में जो ब्याज मिला है वो होता है थर्ड ईयर का ब्याज। मेरे दोस्तों दोनों में एकदम फर्क है, शब्द समझो। तो हमारे जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ये भी जीपी में होते हैं, ये भी गुणोत्तर प्रोग्रेशन में होते हैं, ये भी मेरे प्यारे बच्चे कंपाउंड, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं। पहले साल में फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। ये मेरे दोस्तों
ये मेरे प्यारे भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और यही पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है। ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में और मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। अब यहां से एक और आखिरी कंसेप्ट आपको समझना है। बताओ एक साल बाद अमाउंट, यहां से देखिए प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, एक साल बाद अमाउंट कितना है 110। इसी एग्जांपल को समझो। 2 साल बाद अमाउंट कितना है 121, 3 साल बाद अमाउंट कितना है 133.1 लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे डिटेल में। 4 साल बाद अमाउंट कितना है 146.4, 4 साल बाद अमाउंट है। अब बताओ अगर मुझे कंपाउंड टेस्ट निकालना है, n साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करूंगा मैं? कंपाउंड टेस्ट निकालने के लिए n साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या होगा? n साल बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, ये है। तो n वर्षों का अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो n साल बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए, प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। आप बोलोगे सर टन टनाटन। आप मुझे बताओ एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक साल का, तो एक साल बाद अमाउंट है, ये प्रिंसिपल घटा दो 10 रुपए। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10 रुपए एक साल का, एक साल बाद अमाउंट है 110, प्रिंसिपल घटा दो 100। आप मुझे बताओ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 2 साल में कितना ब्याज मिला आपको? 2 साल बाद अमाउंट 121 रुपए है, मूलधन है 100, तो 121 में से 100 घटाएंगे 21 रुपए। 2 साल में कितना ब्याज मिला बेटा? 21 रुपए। पहले साल में 10, दूसरे में 11, 2 साल में 21 रुपए ब्याज मिला। अब बताओ 3 साल का ब्याज कितना है? 3 साल का ब्याज, तो 3 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट है 133.1, प्रिंसिपल है 100, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा? 133.1 में से 100 घटा देंगे, 33.1, 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज। आप मुझे बताओ 4 साल का ब्याज क्या होगा? 4 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज, तो 100 रुपए प्रिंसिपल है, 4 साल बाद अमाउंट है 146.41। अमाउंट 4 साल बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल 100 घटाएंगे तो 4 साल में आपको ब्याज मिला है 46.41 रुपए। 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 4 साल का। इन 4 साल में कुल मिला के आपको 46.41 रुपए ब्याज मिला। क्या ये जीपी में है? अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 होगा। क्या यहाँ 1.1 से गुणा हो रही है? नहीं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। तो यानी कि ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है, विश्व की गारंटी दे रहा हूं मैं, भारत देश की नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है, वो जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पर्टिकुलर ईयर की सीआई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये भी जीपी में होते हैं, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करते हैं। लेकिन 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां लिखा है फर्स्ट, यहां लिखा 1, यहां लिखा सेकंड, यहां लिखा 2, फर्क है। तीसरे साल का, थर्ड मतलब थर्ड लिखा तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यह 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3 लिखा होगा। CI4 का मतलब 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो मेरे प्यारे भाई, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होते। यानी कि अगर मुझे इनकी कैलकुलेशन करनी है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के ही निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के ही निकलेगा। मुझे लगता है बात समझ में आई है। 3 कंसेप्ट बनते हैं, 3 ही चीजें बनती हैं, हर कोई समझा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स है वो जीपी में होते हैं। दूसरी बात कि पर्टिकुलर ईयर के जो सीआई है, पर्टिकुलर ईयर के सीआई वो भी जीपी में होते हैं, लेकिन 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होते। ठीक है बच्चे, तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक। एक छोटी सी बात और रह गई है, उसे मैं कल की क्लास में समझाऊंगा। आज दोस्त हम इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई। कृपया करके परसेंटेज का एक बार रिवीजन कर लो, सक्सेस परसेंटेज इनका। कल मिलते हैं, बाय।